जिस्म का मिलन, रूह के साथ वो रात अब सिर्फ जिस्म की नहीं रही। वो हर चुंबन, हर छुअन, हर स्पर्श अब सिर्फ वासना नहीं था। अब ये दो रूहों का विलीन हो जाना था। उसके बाद उन्होंने साथ में कुछ नहीं कहा, बस एक दूसरे की सांसों में खोते चले गए। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आइए कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली की वो जून की तपती दोपहर थी। शहर की हवा में एक अजीब सी चिपचिपाहट थी, जैसे कुछ कहने को बेचैन हो लेकिन कह नहीं पा रही हो। आदित्य ने अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाया और कैफे ग्रेट में दाखिल हुआ। एस बड़ी की ठंडी हवा और कॉफी की खुशबू ने उसे थोड़ी राहत दी। वो अपना लैपटॉप खोलने ही वाला था कि उसकी नज़र कैफे के कोने में बैठी एक लड़की पर पड़ी। गहरी नीली ड्रेस में लिपटी वो लड़की कुछ लिख रही थी, शायद डायरी, शायद कोई कविता, या शायद किसी अधूरी रात का पूरा न किया गया किस्सा। आदित्य की सांसें कुछ पल के लिए रुक सी गईं। उसका चेहरा किसी कहानी की नायिका जैसा था, मासूम और मोहक। उसकी उंगलियां जैसे अल्फाजों के बदन को छू रही थीं, और होंठ जैसे हर शब्द में एक जादू भर देती हो। एक्सक्यूज मी, आदित्य ने धीरे से कहा। काव्या ने सिर उठाया और बस एक मुस्कान में सारा सन्नाटा पिघल गया। हाँ, उसकी आवाज में शहद और शराब दोनों की गर्मी थी। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? आउटलेट चाहिए था, लैपटॉप का चार्ज लगाना है, आदित्य झूठ बोला। सच्चाई ये थी कि वो बस उसके पास बैठना चाहता था। काव्या मुस्कराई, जरूर, लेकिन शर्त है, कॉफी मेरी तरफ से होगी और कहानी तुम्हें सुनानी पड़ेगी। कहानी शुरू हुई, लेकिन जिसने जल्दी पकड़ लिया। आदित्य हंसा। उसने सोचा नहीं था कि उसकी बोरिंग सी दोपहर इतनी गर्म और भीगी हो जाएगी। काव्या की बातें उसकी नसों में उतर रही थीं, जैसे गर्म कॉफी हलक से नीचे नहीं, सीधे दिल में उतर रही हो। तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कहती हैं, काव्या ने धीरे से कहा। और तुम्हारा होंठ बहुत कुछ छुपाते हैं। आदित्य की नजरें अब उसके चेहरे से उतर कर उसके कंधों पर, फिर कॉलरबोन तक आ गई थीं। काव्या ने अपनी गर्दन हल्की सी मोड़ी, जैसे आमंत्रण दे रही हो। क्या तुमने कभी किसी अजनबी के साथ एक शाम बिताई है? काव्या ने आंखों में चिंगारी लिए पूछा। नहीं, लेकिन शायद आज पहली बार कर बैठूं। वो होटल का कमरा और ताले टूटते गए। शाम ढलते ढलते बारिश शुरू हो गई थी, और उनके जिस्म में कुछ ऐसा भीग चुका था जो अब सूख नहीं सकता था। मेरे पास होटल के ऊपर कमरा है, काव्या ने धीरे से फुसफुसाया। आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हाथ पकड़ लिया। कमरे में दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद हुआ। बारिश की आवाज़ बाहर रह गई, और भीतर सिर्फ उनकी सांसें थीं। काव्या ने अपनी नीली ड्रेस की जिप खोलते हुए कहा, शब्द अब थक चुके हैं, अब सिर्फ स्पर्श बोलेगा। और फिर वो रात सिर्फ रात नहीं रही, वो एक तूफान थी। रात बीत गई, लेकिन कुछ पीछे छूट गया था। सुबह की पहली रोशनी में आदित्य उठा और देखा काव्या अब भी उसके सीने पर सिर रखकर सो रही थी। उसका चेहरा अब भी वही था, लेकिन उसमें एक अलग शांति थी, जैसे किसी रहस्य का अंतिम अध्याय। लेकिन जब वो बाथरूम से निकला, काव्या जा चुकी थी। सिर्फ एक छोटा सा कागज छोड़ गई थी, जिस पर लिखा था, इस तूफान का अगला हिस्सा जल्द आएगा, अगर तुम्हें हिम्मत हो तो दोबारा मिलना। आदित्य की आंख खुली तो सामने धूप की पतली रेखा खिड़की से भीतर झांक रही थी। लेकिन बिस्तर का वो हिस्सा, जहां कल रात काव्या की गर्म सांसें उसकी गर्दन से खेल रही थीं, अब ठंडा और खाली था। वो उठकर बाथरूम गया,
पर वहां सिर्फ गुलाबी लिपस्टिक का एक धुंधला निशान बचा था। कागज का वो टुकड़ा जो बगल में पड़ा था अब भी उसकी धड़कनों से खेल रहा था। इस तूफान का अगला हिस्सा जल्द आएगा, अगर तुम्हें हिम्मत हो तो दोबारा मिलना। काव्या कौन थी? कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं, कोई फोन नंबर नहीं। उसकी पहचान एक रहस्य थी, लेकिन उसका स्पर्श अब भी आदित्य की त्वचा पर जिंदा था। 3 दिन बीत चुके थे। आदित्य काम पर जाता, लेकिन मन कहीं और भटकता। फिर एक रात, जब वो अकेला कनॉट प्लेस के एक बार में बैठा था, एक जानी पहचानी सुगंध ने उसे जकड़ लिया। पीछे मुड़कर देखा, काव्या, काली साड़ी में, भीगी पलकों के साथ, और आंखों में फिर वही जंगली प्यास। मैं जानती थी कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो, उसने धीमे से कहा। क्यों आती हो जब फिर चली जाती हो? क्योंकि मैं एक किताब हूँ जिसे सिर्फ वही पढ़ सकता है जो हर शब्द को महसूस करता है। फिर एक रात, और फिर एक तूफान। इस बार वो एक पुराना बंगला था, शायद किसी पुराने रईस का विला, अब एक गुप्त होटल में बदल चुका था। कमरे में मोमबत्तियां जल रही थीं। काव्या ने बिना कुछ कहे आदित्य की शर्ट की बटन खोलनी शुरू कर दी। एक एक बटन के साथ उसका बदन गर्म होता जा रहा था। काव्या की उंगलियां इस बार और भी बेबाक थीं, जैसे वो आदित्य के शरीर से उसकी आत्मा निकालना चाहती हो। और फिर सारी सरकती गई, शब्द चुप हो गए, सांसें तेज हो गईं, और कमरे में सिर्फ गर्मी थी, ऐसी जो रूह तक को पसीने से भीगने पर मजबूर कर दे। आदित्य पागल हो रहा था। हर मुलाकात रहस्यमयी, हर रात जादुई और ज्वर की तरह। लेकिन हर बार सुबह होने से पहले काव्या चली जाती। कभी एक नोट छोड़ती, कभी एक गुलाब। मुझे खोजो, अगर प्यार सिर्फ शरीर से ज्यादा है। फिर एक दिन वो गायब हो गई। 3 हफ्ते तक कोई निशान नहीं। ना बार, ना कैफे, ना होटल, कुछ नहीं। आदित्य अब हर लड़की में काव्या को खोजने लगा, पर कोई उसकी तरह आंखों से कपड़े नहीं उतारता था। कोई उसकी तरह जिस्म को पूजा की तरह नहीं छूता था। कोई भी उसकी तरह खामोशी से तूफान नहीं बनता था। लेकिन फिर आया एक खत। एक सुबह आदित्य के दरवाजे के नीचे से एक खत फिसला। अगर सच में मुझसे मिलना चाहते हो तो कल रात 11 बजे होटल मूनलाइट रूम 509 में आ जाना। पर याद रखना, इसके बाद कुछ भी वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। क्या था उस कमरे में? क्या काव्या कोई कलाकार थी, कोई अपराधी, या कोई ऐसी स्त्री जो सिर्फ प्यार में वासना की तलाश करती थी? या फिर कोई ऐसा सच जिसे आदित्य बर्दाश्त नहीं कर पाएगा? वो रात और होटल मूनलाइट। रात के ठीक 11 बजे आदित्य होटल मूनलाइट के दरवाजे पर खड़ा था। बारिश फिर से हो रही थी, जैसे काव्या का कोई पूर्वाभास हो। उसने फ्रंट डेस्क पर जाकर नाम नहीं पूछा, बस एक कोड लिखा, 509। रिसेप्शनिस्ट ने नजरें उठाकर देखा और फिर धीमे से मुस्कुराया। वो आपका इंतजार कर रही हैं। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पसीना हथेलियों में था और यादें उसकी रगों में दौड़ रही थीं। कमरा नंबर 509। कमरे का दरवाज़ा खुला था, मोमबत्तियां जल रही थीं। हल्की सी सेंट की खुशबू, वही पुरानी, वही जानलेवा। एक परछाई खिड़की के पास खड़ी थी, काव्या। लेकिन आज वो वैसी नहीं थी जैसी पहले मिली थी। उसका चेहरा गंभीर था, होंठ बिना लिपस्टिक के थे, और उसके जिस्म पर सिर्फ एक सफ़ेद शर्ट थी, इतनी लंबी कि जांघों तक जाती थी। लेकिन नीचे क्या था, ये देखना अब भी एक कल्पना था। मैं जानती थी तुम आओगे, उसने धीमे से कहा। स्पर्श और सवाल। आदित्य धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। काव्या, अब मुझे सच जानना है।
तुम कौन हो? हर बार मिलती हो फिर गायब हो जाती हो, ये क्या है? काव्या ने उसकी आंखों में देखा। अगर जान लोगे तो क्या प्यार कर पाओगे? प्यार? मैं अब सिर्फ तुम्हारे जिस्म से नहीं, तुम्हारे हर राज से बंध चुका हूँ। काव्या धीरे से उसके होठों पर अपनी उंगली रखती है। तो चुप रहो और मुझे पढ़ो मेरे जिस्म से। और फिर रात खुली। काव्या ने शर्ट के बटन एक एक कर खोलने शुरू किए। हर बटन के साथ आदित्य की सांस गहराती जा रही थी। इस बार वो कुछ भी रोक नहीं रहा था। वो पहली बार थी जब काव्या ने खुद को पूरी तरह समर्पित किया था। उसका बदन अब आदित्य के अधीन था और उसकी रूह भी। उनकी सांसें बिस्तर की सिलवटों में बसी जा रही थीं। उंगलियां एक दूसरे के जिस्म को पढ़ रही थीं, जैसे ब्रेल में कोई अधूरी कविता। और फिर चादरें सरक गईं, मोमबत्तियां झिलमिलाईं और कमरे में सिर्फ इश्क बोल रहा था वासना की भाषा में। लेकिन फिर आदित्य की आंखें खुली। सुबह हो चुकी थी, लेकिन इस बार काव्या वही थी, सफेद चादर में लिपटी हुई, उसके सीने पर सोई हुई। आदित्य ने पहली बार उसे चुपचाप जाते नहीं देखा था। उसे लगा शायद अब सब बदल गया है। लेकिन तभी एक दस्तक। दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। कमरा 509, हम पुलिस हैं। दरवाजा खोलिए। आदित्य के चेहरे से रंग उड़ गया। काव्या की नींद खुली और उसके चेहरे पर एक सर्द मुस्कान आई। वो आ गए, उसने कहा। कौन? आदित्य ने डरते हुए पूछा। वो जिनसे मैं भाग रही थी। सच्चाई की पहली परत। पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया। आपका नाम काव्या सिन्हा है। आप 3 राज्यों में वांछित हैं, पहचान बदल कर लोगों को बहकाने, ब्लैकमेल और धोखा देने के आरोप में। आदित्य हैरान था। काव्या ने धीरे से आदित्य का हाथ थामा और फुसफुसाए, तुम्हारा स्पर्श झूठ नहीं था, लेकिन मेरी जिंदगी एक सच्चाई है जिसे तुम समझ नहीं पाओगे। और फिर पुलिस उसे हथकड़ी लगा कर ले गई। आदित्य बस खड़ा रह गया। चादरें अब भी गीली थीं, लेकिन दिल पहली बार सूखा था। 3 दिन बाद आदित्य अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। बारिश अब भी वैसी ही थी, जैसे हर बूंद काव्या के जिस्म से गिर रही हो और उसे तर कर रही हो। पर अब उस बारिश में सिर्फ तड़प थी। हर बूंद एक सवाल थी, क्या वो सच में अपराधी थी? खबरों में काव्या, न्यूज़ चैनलों पर उसका नाम गूंज रहा था। काव्या सिन्हा उर्फ माया, एक खूबसूरत अपराधिन जिसने कई पुरुषों को प्यार में फंसाया और फिर ब्लफ आर्टिस्ट, हनी ट्रैप, लस्ट स्कैम, हर जगह उसके लिए यही शब्द थे। पर आदित्य की यादों में वो अब भी वही थी जिसने बिना बोले उसे प्यार करना सिखाया था। आदित्य ने ठान लिया, अगर सबने उसे सिर्फ एक जालिम समझा, तो मैं उसे एक इंसान समझूंगा। वो सीधा चला गया तिहाड़ जेल, जहां काव्या को रखा गया था। जेल के भीतर मुलाकात के लिए नाम आदित्य, सिर्फ आदित्य। जेल ने देखा, तुम वही लड़का हो जो उसके आखिरी केस में मिला था। आदित्य चुप रहा। कुछ देर बाद एक बंद कमरे में उसे बिठाया गया। सामने लोहे की जाली थी और कुछ ही पलों में काव्या वहां आई। वो पहली नजर, एक कैदी और एक दीवाना। काव्या ने उसकी तरफ देखा और धीमे से मुस्कराई, वही मुस्कान जिसमें आग भी थी और राख भी। तुम क्यों आए हो? तुम्हें देखने। और क्या मिला? सच जानना है। काव्या ने सिर झुका लिया। क्या तुम जान पाओगे? जो मैं हूँ उससे प्यार कर सकोगे? मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, आदित्य, काव्या ने धीरे से कहा। मैं सिर्फ एक कठपुतली थी जिसे पैसे और मजबूरी ने ऐसा बना दिया। मेरे पास माँ की दवाइयों के पैसे नहीं थे, भाई की पढ़ाई छूट रही थी और कोई रास्ता नहीं था
फिर एक दिन एक अमीर आदमी ने कहा, तुम्हारी आंखें कातिल हैं, इसे अपना हथियार बनाओ। काव्या की आंखों में आंसू थे। मैंने अपने जिस्म को बेचकर कभी पैसा नहीं कमाया, मैंने सिर्फ भावनाओं को बेचा। और फिर तुम मेरे लिए क्या थे, जानते हो? एक किताब जो पहली बार मुझे बिना छुए भी महसूस कर रहा था। लेकिन मैंने तुम्हें छुआ। हाँ, और पहली बार मुझे छूने में सुकून मिला, और डर भी। डर कि कहीं तुम भी मुझे छोड़ न दो, जानकर कि मैं कौन हूँ। आदित्य की चुप्पी। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे। फिर आदित्य बोला, क्या तुम मुझसे फिर मिलोगी जब ये सब खत्म होगा? काव्या ने धीरे से कहा, अगर मैं छूट गई तो तुम्हें खोज लूंगी, अगर नहीं तो एक दिन तुम्हारा नाम लिख दूंगी अपनी आखिरी सांस पर। और वो मुलाकात खत्म हो गई। गेट बंद हो गया। काव्या फिर से अंधेरे में लौट गई। लेकिन आदित्य के भीतर एक नया उजाला जल चुका था। अब उसका प्यार एक जिस्म नहीं, एक संघर्ष बन चुका था। रात के 1 बजे आदित्य अपनी बालकनी में बैठा था। लैपटॉप पर एक मेल आया, सेंडर अननोन, सब्जेक्ट डोंट गिव अप। मेल में सिर्फ एक तस्वीर थी, काव्या की, जेल की सलाखों के बीच से, लेकिन उसकी मुस्कान आज भी वही थी। अदालत की सीढ़ियां उस दिन और भारी लग रही थीं। आदित्य वहां मौजूद था, पूरे मीडिया के बीच अकेला। काव्या को पुलिस वैन से उतारा गया। हथकड़ियां उसके हाथों में थीं, पर उसकी आंखों में शर्म नहीं, सिर्फ खामोश इजहार था। जैसे वो कह रही हो, तुम आए, यही बहुत है। वकील की बात, महोदय, मेरी मुवक्किल पर आरोप है कि उसने अपनी पहचान छुपाकर कई प्रभावशाली पुरुषों को वासना के जाल में फंसाया, उनका वीडियो बनाया और फिर उनसे पैसे ऐंठे। पर क्या कभी किसी ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया? काव्या एक शिकार थी, शिकारी नहीं। आदित्य की नजरों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर हिम्मत थी। एक पत्रकार का कॉल। शाम को एक पत्रकार ने आदित्य से संपर्क किया। आप उस लड़की से अब भी प्यार करते हैं? हाँ, जब सब कह रहे हैं कि वो अपराधी है। क्योंकि मैंने उसकी रूह छुई है, और रूहें झूठ नहीं बोलती। उस इंटरव्यू ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। लोग 2 हिस्सों में बंट गए। कुछ ने कहा वो चालाक है, कुछ ने कहा वो मजबूर थी, लेकिन सबको अब उसमें दिलचस्पी होने लगी। काव्या अब हर 2 दिन में आदित्य को एक चिट्ठी भेजती थी। एक चिट्ठी में लिखा था, तुम्हें पता है, जेल की सलाखें अब मुझे डराती नहीं, क्योंकि मेरी हर सांस तुम्हारे नाम की जंजीर में बंधी है। जिस रात हमने साथ बिताई थी, वो अब मेरे भीतर जिंदा है, और वही मेरी ताकत है। आदित्य ने एक वकील की फीस चुकाने के लिए अपनी बाइक बेच दी। कॉलेज से छुट्टी ली। हर दिन कोर्ट, हर रात चिट्ठी, हर सुबह उम्मीद, हर शाम तड़प। उसे नहीं पता था कि अंत में क्या होगा, लेकिन उसे पता था कि काव्या का साथ नहीं छोड़ सकता। अब की बार जब काव्या कोर्ट में आई, उसने सादी सफेद साड़ी पहन रखी थी। चेहरा थका हुआ था, लेकिन जब उसने आदित्य को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। अदालत में आज गवाह बुलाए गए। कुछ ने कहा उसने हमें बहकाया, लेकिन कुछ ने ये भी कहा हमने खुद उस पर दबाव डाला था, पैसे और जिस्म के बदले में। सच अब धुंधला नहीं रहा था, अब वो छनकर बाहर आने लगा था। अभी प्रमाण अधूरे हैं, अगली तारीख दी जाती है। लेकिन उस शाम काव्या ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और सिर्फ होंठों से कहा, मैं जिंदा रहूंगी क्योंकि तुम मेरी सांस हो। आदित्य अपने कमरे में अकेला बैठा था। टीवी पर कोर्ट की रिपोर्टिंग चल रही थी, लेकिन उसकी नज़रें सिर्फ काव्या की तस्वीर पर टिकी थी, जो दीवार पर टंगी थी।
धीरे धीरे उसने मोमबत्तियां जलाईं और वो वही गाना चलाया जो पहली बार उन्होंने कैफे में साथ सुना था। वो अकेले नाच रहा था, लेकिन उसकी छाया में काव्या थी। जिस्म तो दूर था, लेकिन रूह हर सांस में घुल चुकी थी। फिर एक चिट्ठी, ग्रेटर देन, अगर मैं छूट गई तो इस बार मैं भागूंगी नहीं। तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे बिस्तर में, तुम्हारे चाय के कप में, तुम्हारे शरीर की हर सिलवट में बस जाऊंगी। लेकिन अगर मैं ना आ सकी तो अपने दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देना, क्योंकि मैं वहीं जिंदा रहूंगी। अदालत में नई सुबह। दिल्ली की अदालत में आज गहमागहमी थी। भीतर कुछ बड़ा होने वाला था। वो सब जो अब तक अंधेरे में था, आज रोशनी में आने वाला था। जज साहब ने गुस्से में अदालत की घंटी बजाए, आज की सुनवाई में हमें कोई ठोस सबूत चाहिए, वरना केस खारिज किया जाएगा। काव्या अब तक शांत बैठी थी, जैसे उसका शरीर वहां हो लेकिन आत्मा कहीं और आदित्य, वो वहां मौजूद हर कैमरे, हर जज और हर गवाह की परवाह किए बिना सिर्फ काव्या की आंखों में देख रहा था। अचानक एक यूएसबी पेन ड्राइव। काव्या के वकील ने खड़ा होकर एक पेन ड्राइव कोर्ट को सौंपा। महोदय, ये वीडियो उस रात का है जब पहली बार काव्या को झूठे आरोप में फंसाया गया था। ये सीसीटीवी फुटेज हमारे पास हाल ही में आया है, जो सब कुछ बदल सकता है। वीडियो चालू होता है। कोर्ट में सन्नाटा था। स्क्रीन पर एक होटल का कमरा दिखाई दिया। काव्या वहां बैठी थी, सामने एक उम्रदराज अमीर आदमी बैठा था। वो आदमी जबरन उसके करीब आ रहा था। काव्या बार बार कह रही थी, प्लीज, मैंने मना किया है, पर वो आदमी उसके हाथ पकड़ता है, उसे खींचता है। काव्या ने एक झटका दिया और जोर से धक्का मारा। वो आदमी गिरा और सिर पर चोट लगी। उसके बाद काव्या बस रोती रही, कमरे में अकेली, थरथराती हुई। अदालत में सन्नाटा टूटता है। जज ने अपनी कुर्सी पर थोड़ा आगे झुककर कहा, ये वीडियो ये साबित करता है कि अभियुक्ता ने आत्मरक्षा में कार्य किया और जिस ब्लैकमेल की बात हो रही थी, उसके कोई प्रमाण नहीं है। अदालत यह मानती है कि काव्या पर लगे कई आरोप संदिग्ध और संदर्भ से बाहर हैं। काव्या की ओर देखते हुए जज बोले, आरोपी को फिलहाल जमानत दी जाती है। जांच आगे चलेगी, पर तब तक उसे हिरासत में रखने का कोई आधार नहीं है। अदालत से बाहर जैसे ही काव्या जेल से बाहर आई, भीड़ में कैमरों की फ्लैश चमकी, पर उससे ज्यादा तेज चमकी आदित्य की मुस्कान। वो चुपचाप उसके पास आया, न कुछ कहा, न छुआ, बस एक बार उसकी तरफ देखा, वैसा ही जैसे पहली बार देखा था। काव्या ने धीमे से कहा, ग्रेटर देन, मैं टूट चुकी थी, पर तुमने मेरी रूह को दोबारा जोड़ दिया। मैं तुम्हारी हूँ, आदित्य। अब बिना किसी डर के रात को दोनों वापस उसी छत पर पहुंचे जहां पहली बार बारिश में दोनों भीगे थे। पर इस बार बारिश नहीं थी, तन्हाई थी, चुप्पी थी और दो दिलों की रफ्तार जो अब एक हो चुकी थी। काव्या ने कहा, ग्रेटर देन, अब अगर छूओगे तो मैं नहीं हटूंगी। आदित्य ने उसकी ठंडी हथेली को अपने सीने पर रखा, अब अगर तुम हटोगी तो मैं टूट जाऊंगा। जिस्म का मिलन, रूह के साथ वो रात अब सिर्फ जिस्म की नहीं रही। वो हर चुंबन, हर छुअन, हर स्पर्श अब सिर्फ वासना नहीं था। अब ये दो रूहों का विलीन हो जाना था। उसके बाद उन्होंने साथ में कुछ नहीं कहा, बस एक दूसरे की सांसों में खोते चले गए। एक हफ्ते बाद दोनों अब एक छोटे से घर में साथ रह रहे हैं। काव्या ने नौकरी पकड़ ली एक एनजीओ में, जहां वो उन लड़कियों की मदद करती है जो कभी उसकी तरह थीं।
आदित्य फिर से कॉलेज लौट गया, लेकिन अब वो हर शाम उसके लिए चाय बनाता है। काव्या ने एक दिन आदित्य को एक आखिरी चिट्ठी दी, बंद लिफाफे में। ग्रेटर देन, ये उस लड़की की आखिरी चिट्ठी है जो कभी सलाखों में बंद थी। अब मैं आज़ाद हूँ, क्योंकि तुमने मुझे मेरा नाम, मेरा वजूद और मेरा प्यार लौटा दिया। मैं अब सिर्फ तुम्हारी काव्या नहीं, मैं अब अपनी भी हूँ। काव्या और आदित्य अब साथ थे। एक किराए के फ्लैट में एक सादा सा जीवन शुरू हुआ था। काव्या अब लड़कियों के लिए काम करती थी जो यौन हिंसा से गुजरी थी। आदित्य ने कॉलेज फिर से ज्वाइन किया, पर अब उसकी दुनिया बदल चुकी थी। लेकिन एक रात उसका बीता हुआ डर फिर से लौट आया। एक पुराना ब्लैकमेलर फिर से सामने आया। उसने काव्या को कॉल किया। ग्रेटर दैन, तेरे वो वीडियो मेरे पास हैं जो आज तक दुनिया से छिपाए थे। सोच, अगर मैंने सब वायरल कर दिए तो एक बार फिर तू सड़कों पर होगी, सबके लिए एक स्कैंडल बनकर। पर अब काव्या वो नहीं थी जो पहले थी। उसने जवाब दिया, ग्रेटर दैन, तेरी नज़र में मेरी कीमत सिर्फ एक एमएमएस है, पर मेरी नज़र में मैं अब आदित्य की दुनिया हूँ। और अगर तू आग बनेगा तो मैं समंदर बन जाऊंगी। उसने पुलिस को तुरंत रिपोर्ट किया और अपनी टीम के साथ मिलकर उस ब्लैकमेलर को ट्रैक किया। 48 घंटे के भीतर उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। वो रात बेहद शांत थी। काव्या और आदित्य एक दूसरे के सामने बैठे थे, आंखों में कोई सवाल नहीं, कोई सफाई नहीं। काव्या ने कहा, ग्रेटर देन, अब मैं आज़ाद हूँ आदित्य। खुद से, दुनिया से, और सबसे ज्यादा अपने डर से। अब अगर मैं चाहूँ तो क्या तुम्हारे साथ हमेशा के लिए चल सकती हूँ? आदित्य मुस्कुराया, अब तुम साथ नहीं, अब तुम मेरी जिंदगी हो। उस रात बारिश नहीं थी, पर उनकी सांसें भाप बनकर कमरे की खिड़की पर तस्वीरें बना रही थीं। काव्या ने अपने बाल खोल दिए। उसका जिस्म कांप रहा था, लेकिन डर से नहीं, इच्छा से। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और बोला, ग्रेटर दैन, अब अगर तुम्हारी रूह मुझे छूने दे तो मैं तुम्हारे जिस्म को इज्जत बना दूंगा। फिर एक चुप्पी हुई और उस चुप्पी में लिपटे दो जिस्म धीरे धीरे एक दूसरे में समा गए। वो रात पहली बार सिर्फ जिस्म का नहीं, जैसे रूह का भी उत्सव था। काव्या ने अगली सुबह एक वीडियो बनाया, पूरे भारत के नाम। ग्रेटर दैन, मैं वो लड़की हूँ जिसे समाज ने गंदा कहा, जिसने प्यार किया, जो टूटी, जो उठी, और जो अब बोल रही है। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसी लाखों लड़कियां हैं, और आज मैं उनके लिए लड़ूंगी। क्योंकि अब मैं सिर्फ प्रेमिका नहीं, एक आवाज़ हूँ। उसका वीडियो वायरल हो गया। 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देखा। #मेंकव्याहून ट्रेंड कर रहा था। 1 साल बाद काव्या और आदित्य साथ रह रहे हैं, बिना किसी शोर शराबे के। उन्होंने शादी नहीं की, उन्होंने एक कसम खाई, ग्रेटर दैन, हम एक दूसरे के बंधन नहीं बनेंगे, हम एक दूसरे की आज़ादी बनेंगे। शादी से नहीं, साथ चलने से प्यार होता है। ग्रेटर दैन, वो तूफान जो एक लड़की के अंदर था, अब समाज के चेहरों को उड़ाने लगा है। वो लड़का जो एक लड़की से प्यार करता था, अब एक औरत की ताकत से इश्क करता है। और उनकी कहानी अब एक प्रेरणा है।